आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की करंट अफेयर्स मंथली में की पूरी पीडीएफ आ चुकी है। हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है विजन की मंथली कंपाइलेशन का, क्योंकि इसके अंदर मेंस के रिगार्डिंग इतना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना। मैंने पिछली सीरीज़ भी कराई थी, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ उसके अंदर। अप्रैल वाली के अंदर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत मेरे को भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिला था कि लोगों तक मैं जो कंटेंट डिलीवर करना चाह रहा था पूरा पहुंच गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ को और भी बेहतर तरीके से करवाया है। ध्यान रहे, मैंने मेंस के क्वेश्चन भी बताने की कोशिश की, किस तरीके से इस टॉपिक का मेंस का क्वेश्चन बनेगा, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको उसको पूरे के पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। तो एक बार ज़रा टॉपिक्स के ऊपर नज़र मार ली, कौन से टॉपिक इस बार दिए इन्होंने। हालांकि इस बार के टॉपिक थोड़े कम हैं, जैसे पॉलिटी के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। तो आज की पहली वीडियो में मैं आपको सिर्फ पहले 2 टॉपिक्स ही कराऊंगा। एक बार ज़रा आप इन पे नज़र डालो। देखो, इंडिया चाइना भी दे दिया इन्होंने, इंडिया ताइवान भी दे दिया, इंडिया नेपाल भी दे दिया, गिलगिट बल्तिस्तान भी दे दिया। यानी कि बॉर्डर के आप डिस्प्यूट देख रहे हो, 1 2 तो डिस्प्यूट वाले हो गए। वैसे गिलगित बल्तिस्तान का भी डिस्प्यूट वाला ही है। नॉन अलाइनमेंट दे दिया, वर्ल्ड हेल्थ भी दे दिया, न्यू सिक्योरिटी हांगकांग भी दे दिया, और ओपन स्काई। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के तो इतने खूबसूरत टॉपिक है, प्लस इकोनॉमी के कितने बेहतरीन टॉपिक है। सारे के नाम भी नहीं पढ़ूंगा, जब रिक्वायरमेंट होगी जब पढ़ दूंगा, जब पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ये 2 टॉपिक। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगली वीडियो के अंदर पॉसिबली मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंडिया चाइना, इंडिया ताइवान, इंडिया नेपाल। गलती पता है लोग कहाँ कर जाते हैं? गलती करते हैं लोग, एथिक्स को नहीं देखते। ठीक है, सोचेंगे ये वाला जो एथिक्स का हो गया ना, कि छोड़ो यार, मेन से पहले ना 1 महीना बैठ के, मैं कि 1 सप्ताह बैठ के सारे के सारे देख लेंगे। बहुत बड़ी गलती करते हो। टॉपिक देख रहे हो यहाँ पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज आर्बिट्रायर्स ऑफ ट्रूथ। पॉलिटी का टॉपिक देख रहे हो, सेकंड वाला गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। इतनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है ना 2 टॉपिक के अंदर, आप लोग गलती कर जाते हो यहीं पर सारी की सारी। और टॉपिक दिखाओ नीचे के जो कनेक्ट करेंगे। हालांकि एनवायरनमेंट को तो लोग देखते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा टफ आता है, और इस बार का तो आया भी, इतने अच्छे टॉपिक्स आए इसके अंदर। सिक्योरिटी का देखो, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, आईबीजी, इंडियन आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई गवर्नमेंट। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिकतकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या क्या थी। सोशल इश्यूज़ को भी लोग मिस करते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 कल्चर के अंदर दे दिया इन्होंने। ठीक है, कोविड-19 मेंटल हेल्थ, ई लर्निंग। अब ई लर्निंग की बात कहाँ नहीं आएगी, पूरे कोविड-19 के अंदर बात आ रही थी ई लर्निंग की। डिजिटल डिवाइड हमारा एक पॉलिटी का भी टॉपिक बन सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, ना जाने कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इन टॉपिक्स को प्लीज़ मिस मत किया करो। पिछले भी जो सीरीज़ मैंने पढ़ाई थी ना, उसमें लोगों ने यही गलती की थी। यानी कि मेन टॉपिक तो पढ़ गए सारे, बाद की वीडियोज़ में ना मेरे को दिख जाता है ना उसके अंदर यूट्यूब स्टूडियो में मिनट्स का वॉच आ जाता है। व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कितने मिनट वो वीडियो वॉच की थी उससे काउंट लग जाता है। तो लगता है कि लोग ना इन वाले टॉपिक को फॉलो नहीं करते। एनवायरनमेंट को अच्छे से देखा है, इकोनॉमी को अच्छे से देखा है, पॉलिटी देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी सबसे ज़्यादा देखते हैं। ये गलती मत करो। इनमें बहुत छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनके नोट्स बना लिया करो। वो तुम्हारे मेंस को क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़बरदस्त एडिशन देते हैं आपको। ठीक है, इस बार मिस मत करना जिन्होंने भी मिस की थी। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, इसको तुम पूरी को सुनने के बाद खुद ही उनको देखने जाओगे। पर प्लीज़ जाना, इंटरनेशनल रिलेशन तो किसी हाल में मिस मत कर देना भैया। इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया नेपाल भी डिस्प्यूट चल रहा है, हांगकांग भी दे दिया इन्होंने, ताइवान भी दे दिया इन्होंने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी दे दिया। पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड वाला टॉपिक दे दिया इस बार इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। कुछ मिस मत कर देना गलती से भी। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए आपको चैनल का ना प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को ना बड़े डाउट हो रहे होते हैं, ये वाली सीरीज़ कंप्लीट इतनी हुई है, ये पूरी करो, वो वाली रह गई है, और क्या क्या हो गया। कुछ नए लोगों के लिए 1 मिनट के लिए हार्डली एक बार वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं हम लोग। जब आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनसाइट के डेली करंट अफेयर चल रहे हैं जून मंथ के। इनसाइट की जो मंथली करंट अफेयर थी मई की, वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 1 वीडियो बची है। आज इस वीडियो के 2-3 घंटों बाद ही अपलोड कर दूंगा। अप्रैल के विजन के मंथली कंपाइलेशन पूरी की पूरी अपलोड हो चुकी है। मई की इनसाइट की डेली करंट अफेयर पूरे अपलोड हो चुके हैं। इनसाइट के अप्रैल के जो थे, ये आधी अधूरी बच रही है। इसको मैं अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, देखोगे, इसके बाद ये सीरीज़ पूरी होने के बाद पूरा करूँगा। तो ये कुछ सीरीज़ हैं मैंने कर दी ऑलरेडी अपलोडेड, और आगे भी चलती रहेंगी। PT 365 भी लेके आऊँगा, मेंस 365 भी लेके आऊँगा। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा इस चीज़ के अंदर। आप लोग देखिएगा, कमेंट ज़्यादा कीजिएगा। बाकी लाइक शेयर आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन पर। मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरा बस ये कि कमेंट से ना मैं इंटरेक्शन चाहता हूँ। मुझे आपका ओपिनियन जानने को मिलेगा, कुछ इंप्रूवमेंट करनी। जैसे पहले लोगों की बहुत कंप्लेंट थी कि यार वॉइस का बड़ा इशू आ रहा है। तो आई जस्ट होप कि इस पूरी सीरीज़ में आपको वॉइस की कोई इशू नहीं आएगी। मैंने सब सेटअप पूरा नया ले लिया है, और बस मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बताइए कि आपकी साइड जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, कि आपकी साइड पूरा पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। तो इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट वाली, बस। थैंक यू। 1.1 वन नेशन
वन राशन कार्ड, यानी कि एक राष्ट्र और एक ही राशन कार्ड। अब स्कीम को जानने से पहले आपको बताता हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा जैसे मेंस का एक क्वेश्चन आया होता है ना, आपको वो अटेम्प्ट करना है, उसी फॉर्म में हम चलेंगे, प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वन नेशन का मतलब आप समझ गए, वन राशन कार्ड का मतलब पहले तो ये जानो राशन कार्ड होता क्या है। देखो आप लोगों को पता होगा, आपके सबके घर में राशन कार्ड होते होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राशन कार्ड होते हैं, कुछ होते हैं कि आप APL के अबव पॉवर्टी लाइन हो, कुछ होते हैं अंत्योदय के, कुछ होते हैं BPL के, कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्लस इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ वर्ड का मतलब होता है जो भी कमर्शियल आइटम्स होते हैं ना, जिनका व्यापार किया जा सकता है, वो सारी की सारी हमारी कमोडिटीज़ होती हैं। सब्सिडाइज रेट के ऊपर, यानी कि उनको कम कीमत के ऊपर देने के लिए सरकार आपको एक कार्ड देती है। इसी कार्ड को हम लोग एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, वोटिंग कार्ड बनवाना हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत जगह पर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए राशन कार्ड दिया जाता है। तो ये जो स्कीम है ना, इसका रिकमेंडेशन एक्चुअल में बहुत पहले आ चुका था। इसको सपोज किया गया था कि ये जून के आसपास इंप्लीमेंट की जाएगी 2020 में, लेकिन किसी कारणवश अब ये थोड़ी और डिले हो गई, क्योंकि हर एक स्टेट से रिकमेंडेशन नहीं आया अभी तक, ठीक है। क्योंकि जब ये नोटिस बनाया गया था, ऑब्वियस सी बात है, वन नेशन की बात की जा रही है तो सेंटर की तरफ से डिसीजन आने वाला है, ठीक है। ये एक तरीके से पूरा का पूरा सेंटर का कंट्रोल होगा इसके ऊपर। स्टेट्स का भी सजेशन लिया जाएगा कि कैसे कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में चल रहे हैं, तो आप अपना सजेशन दीजिए हमको, फिर एक सेंटर के ऊपर एक बनाया जाएगा। तो इसका सपोज था कि जून 2020 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी किसी कारणों से इसको अब मार्च 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और अभी तक हमारे पास 17 स्टेट्स का वो आ चुका है एक्नॉलेजमेंट कि वो इसको अपने स्टेट्स और प्लस यूनियन टेरिटरीज़ का कि वो अपने स्टेट में इनको करने के लिए तैयार है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है हम लोग पूरा का पूरा जानेंगे। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो पहले वन नेशन वन राशन कार्ड का पूरा जो पहली लाइन है ना, इसी को समझने की कोशिश करो। एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज एमिड कोविड-19 आउटब्रेक, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेशनल रोल आउट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय मार्च 21। ऐसा नहीं सेंटर ने गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया, अनाउंसमेंट इसकी बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है। 2017 के आसपास इसका रिकमेंडेशन आ चुका था। लेकिन जब देखते हैं कि यार एक लॉकडाउन हो गया, ऐसे सिचुएशन के अंदर हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक नेशन के लिए एक राशन कार्ड हो। ये दिक्कत उठ के कहाँ से आई पता है आप लोगों को? जो माइग्रेंट्स थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। जो लोग अपने जगह से दूसरी जगह अटके हुए थे, वहाँ पर उनको जो फूड वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था ना, स्पेशली जो राशन कार्ड की हेल्प से सस्ते में प्रोवाइड किया जा रहा था, उन लोगों को दिक्कत हो गई थी। सरकार ने बोला, लोगों ने जब गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर कि हमारे पास राशन कार्ड है, तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा राशन कार्ड तुम्हारे एरिया का है, यहाँ पर तो नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कि एक राशन कार्ड हो पूरे देश में, आप उसको किसी भी शॉप से आप उससे ये कमोडिटीज़ वगैरह सब्सिडाइज रेट पर ले सकते हो, ये स्कीम हम लोग निकाले गए। सवाल कैसा बनेगा कि amid the COVID-19 outbreak, how did the government plan to overcome the issue of people not able to buy or purchase commodities from the public distribution system etc करके, और at a subsidized rates। यानी कि हिंदी में अगर इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करूँ, इंग्लिश में शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, आप समझ नहीं पाए होंगे। वो कहना ये चाह रहा है सवाल कैसा मेंस में बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे कि भैया कोविड-19 आउटब्रेक की जैसे सिचुएशन के अंदर सरकार खाना को प्रोवाइड करने की, जो भोजन को बांटने की जो प्रतिक्रिया है, उसको आसान कैसे कर सकती है, क्योंकि लोगों के पास राशन कार्ड का इशू है। तो आप लेके चलोगे वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। अभी क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। देखो पहली चीज़ हम लोग ये जानेंगे अबाउट में कि ये क्या होता है, ठीक है, ये स्कीम है क्या। दूसरा, इस स्कीम के बेनिफिट क्या है। तीसरा, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या आते आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि IMPDS स्कीम क्या होती है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, प्योर एकदम उसके लिए है आपके प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये अपने आप में पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, ठीक है। इस बात का आपको पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। और ठीक है, और तो क्या, आप चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इस स्कीम के तहत जो बेनिफिशरीज होंगे, यानी कि जो उपभोक्ता होंगे, वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है। सब्सिडाइज का मतलब जिनके ऊपर छूट मिल रही होती है। अभी नॉर्मल रेट में अगर आप दाल चीनी लेने जाओगे तो कितने रुपये आपको मिलेगी, 50 रुपये किलो, 60-70 रुपये किलो, इस तरीके से मिल जाते हैं दाल चावल। लेकिन जब सब्सिडाइज हो जाते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं कार्ड वाले, उनको कितने मिलती है, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, इतना सस्ता हो जाता है। प्लस में ये चीज़ें आप कहाँ से लेते हो, FPS से। फ्री प्राइस शॉप्स होती हैं पूरे कंट्री के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होती हैं, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग राशन कार्ड वगैरह होते हैं उसी की हेल्प से लोगे, लेकिन उसमें आधार लिंकिंग होगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है।
सिर्फ एक आधार लिंकिंग हो रही है, इसके ऊपर अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर आधार लिंकिंग है। प्लस में पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ दिस आधार इज बीइंग यूज्ड इन द वेरियस स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, और उसके अंदर एक आप एग्जांपल दे सकते हो वन नेशन वन राशन कार्ड का। ठीक है, समझ गए ना, एक ही पॉइंट से कितने सारे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि कैसे कैसे पॉइंट उठाए जा सकते हैं। अब आपके अंदर जरूरी नहीं है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड का क्वेश्चन आ गया, क्या पता कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये वाला पॉइंट उठा के वहाँ डालना पड़ेगा। तो ऐसे आपको अपने जो आंसर है ना उसको तैयार करना पड़ता है। अभी हम इसको एक क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में तैयार कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि के अंदर आपको ये चलना चाहिए कि भैया ये एक पॉइंट मेरे को दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ करना पड़ सकता है। फिलहाल जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है उसमें जो राशन कार्ड होल्डर जो होता है वो फूड ग्रेन यानी कि अनाज को फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकता है, जो भी उसकी पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसके लोकल एरिया में असाइंड होती है। आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप होती है। तो जो लोग जो क्या कहते हैं ये बीपीएल फैमिलीज़ वाले होते हैं, एपीएल वाले होते हैं, देखो हर फैमिली हर कार्ड वाले को ना हर चीज़ नहीं मिलती है। कार्ड के कलर बहुत डिफरेंट मिलेंगे आपको, येलो होता है, पिंक होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। तो उसमें डिफाइन होता है कि भैया कैरोसिन ऑयल किस किस को मिल सकता है, भैया इन कार्ड होल्डर को मिल सकता है। भैया येलो कार्ड किन जिनका है उनको गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, या फिर उनको दाल भी मिल सकती है, ठीक है, या फिर कोई और अनाज मिल सकता है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ से पता करना पड़ता है आपको। पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन, ठीक है, ये जो माइग्रेशन वगैरह होते हैं ना, प्रवासी मजदूर वगैरह के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर यानी प्रवास के ऊपर करने वाले एक वर्किंग ग्रुप है जिसका नाम था पार्था मुखोपाध्याय। उन्होंने रिकमेंड किया था कि भैया ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप रखे हो ना इसको प्लीज़ पोर्टेबल कीजिए। ये एक जगह पर फिक्स होता है, इसमें बड़े इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है, और इसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं पूरे कंट्री वाइड शेयर किए जाने चाहिए। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 2017 के अंदर। सब्सिक्वेंटली यानी कि उसी के मुताबिक सरकार ने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्रैल 2018 के अंदर। ये हम देखते हैं बॉक्स में, ध्यान रहे 2017 में उन्होंने रिकमेंड किया, 18 में सरकार ने एक स्कीम लेके आ दी। अब ये वाली स्कीम थी क्या हमारी, IMPDS एक सेंटर सेक्टर स्कीम थी। अब सेंटर सेक्टर स्कीम आपको पता है क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, आपकी कोई इवेंट हो रहा होता है, कॉलेज में फेस्ट हो रहा होता है, तो स्पॉन्सर आते हैं ना, तो स्पॉन्सर क्या करते हैं, स्पॉन्सर आपको थोड़ा सा पैसा देते हैं कि भाई ठीक है काम करा लो। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा देती है पूरे कंट्री के अंदर पर्टिकुलर स्टेट में, ये वाली स्कीम आप लॉन्च कर दो, स्टेट गवर्नमेंट उसको स्कीम को इंप्लीमेंट कर देती है, कुछ पैसा स्टेट देता है, कुछ पैसा सेंटर देता है। सेंटर सेक्टर जब होता है वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प ले सकती है, ठीक है। तो IMPDS क्या थी हमारी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसको इंप्लीमेंट किसके अंडर किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या थे, देखो इंप्लीमेंटेशन था ना वो पहली बात तो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी के लिए था फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 के अंदर आएगा, ये हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। क्रिएशन ऑफ नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी फॉर डीडुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी डेटा आधार बेस्ड, यूज ऑफ एडवांस डेटा एनालिटिक टेक्निक्स टू ब्रिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स। यानी कि ये इन्होंने एक नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी सिस्टम बना रहा है जिसमें सारा का सारा डेटा जो था वो रिपोजिट यानी कि सेव किया जा रहा था एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, कहाँ से आधार लिंक कौन से टाइप के राशन कार्ड का डेटा कितना यूज़ किया जा रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। इसी का फर्दर एडवांसमेंट जो है वो है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है। तो जो नया सिस्टम था इसमें क्या होता था कि जो भी बेनिफिशियरी वगैरह होते थे ना, हमारे जो उपभोक्ता होते हैं, उन सबको हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं भैया क्या उनके आइडेंटिफिकेशन में बायोमेट्रिक का यूज़ था, बिल्कुल था। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, आप लोग जब शॉप पे जाते हो अपना कार्ड स्वाइप करते हो ना, कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, POS मशीन्स, ठीक है। RBI ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था इंडिया के अंदर POS को इंक्रीज करने के लिए, तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ साथ कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो POS भी आप FPS के ऊपर यानी कि फेयर प्राइस शॉप के ऊपर इंस्टॉल करोगे। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान रहे, हम लोग अभी अबाउट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कीम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बेनिफिट क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो बार बार ध्यान में रहे कि अभी हम इस टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो माइग्रेंट था, जो प्रवासी था, उसको मैक्सिमम 50% उसके फैमिली के कोटे का मिल सकता था, ठीक है। और इस बात से ये इंश्योर किया जाना कि जो इंडिविजुअल है जब भी दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी फैमिली का कोटा एक बारी में नहीं खरीद सकता। ध्यान रहे सिर्फ 50% ही खरीद सकता है। वंस
100% ऑफ आधार सीडिंग, यानी कि एक बारी सारे के सारे आधार जो हैं उनकी सबकी लिंकिंग हो जाए उनके राशन कार्ड के साथ। और 100% इंस्टॉलेशन ऑफ EPOS डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के जो डिवाइसेस है जहाँ पर आप आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपका डेटा रिकॉर्ड हो जाता है कि भैया इस आधार कार्ड से लिंक इस राशन कार्ड को आज की डेट में इतना अनाज दिया गया है, ठीक है। और वो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, डेटा ऑनलाइन होता है तो हर जगह शेयर हो रहा होता है, तो पता चलता है कि भाई उस इंसान ने इस राशन कार्ड के ऊपर इतना डेटा, इतना जो कमोडिटी है वो दी जा चुकी है ऑलरेडी। एक बार ये पूरा का पूरा अचीव हो जाएगा ना, फिर इसको फुली क्या कहते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को फुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए? 100% आधार की सीडिंग, 100% EPOS इंस्टॉलेशन। अभी ये करंटली 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर अवेलेबल है, ध्यान रहे। क्या ये याद रखना जरूरी है कि 17 स्टेट्स में नहीं? देखो ये अपडेट होता रहेगा, ये वो चीज़ नहीं होती। इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना कि कितने स्टेट में चल रहा है फिलहाल, ये आप एग्जाम से जस्ट पहले चेक करके जाते हो, अच्छा ये वाले स्कीम के अंदर अभी करंटली क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अपडेट होती रहती है। ये अभी रिसेंटली 3 स्टेट ऐड हुए हैं, उससे पहले फिर 14 स्टेट चल रहे थे। मैंने ये आई थिंक उसमें क्या कहते हैं इनसाइट के डेली न्यूज़ में पढ़ाई थी ये, तो उसमें एक बार 3 का अपडेट आया था। बेनिफिट क्या है इसके? प्रोवाइड करता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, बेनिफिटिंग इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स टू अवेल बेनिफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रा स्टेट आपको पता होना चाहिए, इंटर स्टेट आपको पता होना चाहिए। आपके स्कूल में आपको याद होगा ना, क्लासेस होती थी, तो मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। एक होता है 5A सेक्शन था, एक था सेक्शन 5B, ठीक है। तो देखो अगर कॉम्पिटिशन 5A और 5B के बीच में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटर, INTER, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 5A के आपने ही, मान लो 5A में 40 बच्चे थे तो 40 का आपस में कंपटीशन हो रहा है, उसको पता है क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंट्रा 5A कंपटीशन। यानी कि अपने ही अंदर जब कुछ हो रहा होता है तो उसको इंट्रा बोलते हैं, और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में हो रहा था उसको इंटर, INTER बोलते हैं। ये कह रहे हैं भैया ये जो फैसिलिटी है ना, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी प्रोवाइड की जाएगी और एक स्टेट के अंदर ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, यानी कि एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होगा तो भी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंटर स्टेट और पोर्टेबिलिटी जो है वो IMPDS पोर्टल पर है, और इंट्रा स्टेट जो है वो अन्न वितरण पोर्टल के ऊपर है। अन्न वितरण पोर्टल को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन दिखाता है, जो भी EPOS डिवाइस के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स का, जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको, ये पोर्टल ये डेटा भी दिखाता है पूरे इंडिया की पिक्चर, आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, जिनको एलोकेट किया गया, जितना क्वांटिटी का फूड ग्रेन्स उनको दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इससे फ़ायदा क्या होता है? इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन मेंटेन करने से बोगस राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे पकड़ में आ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं भैया एक स्टेट के एक इंसान ने अपना जो आधार कार्ड था उसके हिसाब से, और क्या कहते हैं मल्टीपल डुप्लीकेट आधार कार्ड लगा के और आधार डुप्लीकेट राशन कार्ड लेके जगह जगह से अनाज ले रहा है सरकार सस्ते में। तो जब डेटा आपका हो रहा होता है तो पता चलता रहता है। फिर राइजिंग फूड सब्सिडी बिल बाय प्रिवेंटिंग लीकेजेस। अब जब लीकेजेस आप प्रिवेंट कर दोगे तो सब्सिडी के अंदर भी फ़ायदा मिलेगा, एक तो उपभोक्ता का भी फ़ायदा मिलेगा, सरकार का भी पैसा बच जाएगा, दोनों का बेनिफिट। तो ये बेनिफिट समझ में आ गया आपको? बेनिफिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। जब हमने अबाउट पढ़ लिया, बेनिफिट पढ़ लिया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है सरकार, जो हमारी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उनको। सबसे मेजर चैलेंज है टेक्निकल ग्लिच, आधार की ऑथेंटिफिकेशन, यानी कि 85.41% राशन कार्ड जो हैं वही आधार से लिंक किए हुए हैं अभी तक, अगस्त 2019 तक। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर अभी भी पेंडिंग है। कितना सिग्निफिकेंट नंबर पेंडिंग है? 4.14 कितना बन गया? 14.59% अभी तक पेंडिंग चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये अभी आप सोच के देखो ना, 130 करोड़ की आबादी के अंदर 14% कितना बनता होगा? अरे बहुत बनता है यार, 14-15, मेरे 14-15 क्यों, आई थिंक 16-17 करोड़ के आसपास बनेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने लोगों का अभी तक लिंकिंग हुआ नहीं राशन कार्ड के साथ। ये एक थोड़ा सा, और हम लोगों ने ऊपर क्या कहा था, रियलिटी कब बनेगी? जब 100% आधार की सीडिंग हो जाएगी। तो अभी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो पेंडिंग है। EPOS मशीन की बात करते हैं, जो अन्न वितरण पोर्टल है जिसकी हमने ऊपर बात की थी ना बेनिफिट के अंदर, उसने कहा कि 79,050 इतनी मशीन्स जो हैं उनके लिंक होने की बात की गई है, लेकिन 37,392 FPS ही अभी तक जनवरी 2020 तक लगी हैं। तो ये तो लगभग की बात करें तो क्या, आई थिंक ऑन एन एवरेज थोड़ा सिर्फ 50% के आसपास लगा लो आप, इतनी लगी हैं अभी तक EPOS मशीन्स, ठीक है। उसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट जहाँ पर कि माइग्रेशन रेट बहुत हाई है, वहाँ पर तो इनका जो रेशियो और भी कम है, यानी कि उन स्टेट में सबसे ज़्यादा पेंडिंग वर्क पड़ा है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी और रिलायबिलिटी की। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर अभी भी लो है, स्पेशली रूरल इंडिया के अंदर। ये तो एक अनकही सच्चाई है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि भारत के अंदर अभी तक इंटरनेट का एवरेज डेटा कंजप्शन सबसे हाई है हमारा, पता है 11 GB के आसपास पड़ता है पर यूज़र का। लेकिन और क्या कहते हैं, ये डेटा आप नोट कर सकते हो, 11 GB पर यूज़र पर मंथ का डेटा हमारा इंडिया का है। एक मैंने आपको फिगर दे दिया है।
फिर अब बात करते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो सेवा है वो अभी भी बहुत पुअर है। ईपीएस मशीन्स को चाहिए एक स्टेडी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधी सी बात है भैया, आप मशीन चलेगी उसको लाइट तो चाहिए, बार बार रुक रही है, बार बार ट्रांजेक्शन की दिक्कत हुई, कंप्यूटर चल कनेक्टेड होगा, डेटा उसको इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये डेटा नोट कर लेना भाई, ये मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2017 में एक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने ये बताया था भारत के अंदर आधे से ज़्यादा विलेजों में अभी भी 12 घंटे तक की पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है। यहाँ से मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। पहली चीज़, भारत के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो, 739। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और जब आप मेंस का आंसर लिखने जाओगे प्लस में प्रीलिम्स का भी, एक बार चेक करके जाना क्योंकि ये इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। किसी भी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह के काउंट जो होते हैं इंक्रीज़ होते रहते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपसे अब आप सवाल का जवाब आप देना, हिंट मैं आपको देता हूँ। भारत के अंदर कितने गांव हैं, इसके ऊपर गूगल पे लिखोगे ना थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर मिलेगा। सबसे ऊपर जो आंसर मिलेगा ना उसको मत लिखना, नीचे जाना, गवर्नमेंट वेबसाइट खोलना को, इस पर देखना। हिंट दे देता हूँ, 6 लाख प्लस है, ध्यान रहे। अब एग्जैक्ट अमाउंट आप मुझे आंसर में लिख के बता दो कमेंट के अंदर, कितने गाँव हैं भारत के अंदर। प्लस huge gap है data on patterns of domestic migration. This will challenge state governments in making appropriate quantities of ration commodities available for masses. Unplanned district migration can further make it difficult to tackle problem at hand. कहने की बात ये है भैया, कितने लोग स्टेट के अंदर हैं, कितने लोग कितने दिनों के लिए कौन सा स्टेट में जा रहे हैं, इस सब का एक जो डेटा मेंटेन है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, उसमें बहुत गैप है, ठीक है। उस डेटा को मैनेज करना अपने आप में स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। सेंटर और स्टेट रिलेशंस के लिए भी फिर देखो, अब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बार बार याद रहे, अभी हम चैलेंजेस पढ़ रहे हैं। तो वो कहना चाह रहा है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा? फूड सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर जब सेंटर का कंट्रोल आएगा तो स्टेट की पावर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के कारण ये कि कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट मतलब कुरेदना, ठीक है। सेंटर जो है स्टेट के एक सब्जेक्ट के ऊपर कुरेदने वाला है उसको, तो रिलेशन बिगड़ते हैं, एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है। प्लस डिसइंसेंटिवाइजिंग द प्रोविजंस फॉर लोकल फूड हैबिट्स एंड नीड्स। ये इसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरा रीड करके आपको दिखाऊंगा ये वाला, फिर आपको समझाऊंगा, पूरे ध्यान से सुनना इसको। In the current system, over and above central government's allocations, some states distribute additional food items such as iodized salt, spices, and pulses, among others, as per their capacity and local needs. As burden of eligible beneficiaries will be different for every state, new system may disincentivize states from diversifying diets of local problem. बहुत इंपॉर्टेंट है, कहना यही चाह रहा है, देखो भैया जो राज्य सरकार होती है ना वो अपने स्टेट के लोगों की डाइट वगैरह न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट, मसाले और पल्सेस एडिशनली प्रोवाइड करती हैं जो भी उनके सिटीजन्स की नीड होती है उस राज्य की। लेकिन जो जब बात करते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड, तो सारा का सारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को इतना ध्यान नहीं रख पाएगी कि किस एरिया के अंदर किस टाइप का एडिशनल फूड प्रोवाइड करना है, ध्यान रहे। तो ये क्या है, ये एक चैलेंज है। अब हम पहुंच जाते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ टू क्रॉस मल्टीपल हर्डल्स, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, समझो। आपने पूरा मेंस का आंसर लिख लिया, आप कंक्लूजन पे हो। यहाँ एग्जामिनर आपको मार्क्स देने वाला है, आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि बेशक चैलेंजेस हों हम पार कर सकते हैं। आपको ऑप्टिमिज्म यहाँ मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है। ध्यान से सुनो, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को बहुत से मल्टीपल हर्डल्स क्रॉस करने हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेवरदलेस इट हैज़ द पोटेंशियल टू अचीव इंक्रीज्ड एक्सेस टू सब्सिडाइज फूड बाय मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। वल्नरेबल वर्ड कितनी बार सुनने को मिलेगा पूरी आपकी यूपीएससी के प्रिपरेशन में, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। इसका मतलब ध्यान से समझ लो, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। ईजिली आप जिनके ऊपर अटैक कर सकते हो, हु आर एक्सपोज टू थ्रेट, ठीक है, जिनका आप फ़ायदा बहुत इजीली उठा सकते हो, उसको बोलते हैं वल्नरेबल सेक्शन। एग्जाम्पल हो गया, माइग्रेंट्स होते हैं, कोई भी फ़ायदा उठा लेते हैं इन लोगों का, पैसे दो काम कराओ, ठीक है, लोग मारा पीटी कर लेते हैं गरीब समझ के, कमज़ोर समझ के, वल्नरेबल हो गए ना। तो इस स्कीम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत ही इंक्रीज लेवल के अंदर सब्सिडाइज फूड को, यानी कि छूट के तौर पर जो खाना मिलता है, वल्नरेबल सेक्शन जो है पॉपुलेशन को, उस तो बहुत लार्ज अमाउंट में पहुँचा सकती है, तो कहीं ना कहीं उसको अपलिफ्ट करने का काम कर सकती है। अगला पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है, इट कैन प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द कंट्री क्लोजर टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 ऑफ जीरो हंगर इन इंडिया बाय 2030। जब भी मेंस का आंसर लिख रहे हो ना,
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक पेपर के ऊपर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किए हैं, 2015 में लॉन्च किए थे, 2030 तक का 15 साल का टारगेट है। इंडिया में नीति आयोग हैंडल करता है सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ये 17 गोल्स हैं, ऐसी ही उनका टाइटल इतना छोटा छोटा ही है, जीरो हंगर, रिड्यूस पॉवर्टी, मोर एजुकेशन, एवरीथिंग। 17 की लिस्ट ना अपने टेबल के सामने चिपका लो। जब भी मेंस का आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हर बार उस टॉपिक को रीड करो, देखो कोई गोल तो मैच नहीं कर रहा है। जब गोल मैच कर रहा है ना, कहीं उस क्वेश्चन में पुटअप कर दो, इंट्रोडक्शन में पुटअप करो, कंक्लूजन में पुटअप करो। ट्रस्ट मी, तुम्हारे आंसर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऐसा नहीं है आपके 20 के 20 क्वेश्चन में यूज़ होगा, लेकिन हो सकता है 20 में 10 क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो, 5 में यूज़ हो रहा हो, 2 में यूज़ हो रहा हो। बहुत नंबर मिलते हैं, बिलीव मी। इतना खूबसूरत कंक्लूजन है ना ये, कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रीच करने में हेल्प कर रही है हमारी। ठीक है, अब हमारे आते हैं अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। तो इसको जानना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है भैया। पूरा का पूरा मेंस क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है इसका। विजन की सीरीज़ की ये खूबसूरती होती है, एडिशनल टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके ज़रूर चलते हैं ये लोग। इस मामले में मुझे बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे थोड़ी सी शिकायत है, इसलिए मैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमेशा बोलता हूँ गो फॉर विजन, गो फॉर विजन, गो फॉर विजन। एनएफएसए जो है, इसने एक शिफ्ट लाया है अप्रोच में फूड सिक्योरिटी के लिए, वेलफेयर अप्रोच टू राइट बेस्ड अप्रोच। वेलफेयर का मतलब था किसी का उद्धार करने की अप्रोच से लेकर हक वाले अप्रोच के ऊपर, यानी कि ये अच्छा खाना हर एक के घर तक पहुंचना, हर एक के द्वार तक पहुंचना हक है उन सिटीजन्स का। तो ये अप्रोच लेके चलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो कितनी खूबसूरत लाइन है आपकी इंट्रोडक्शन में अगर लिखते हो तो। इवन वन नेशन वन राशन कार्ड में भी इस लाइन को आप यूज़ कर सकते हो, पता है इस बात का आपको। एक्ट जो है लीगली एंटाइटल करता है 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरी जो पॉपुलेशन है उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलेगा। किसके अंडर? टीपीडीएस। टीपीडीएस क्या होता है? देखो, पीडीएस समझते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी के आगे टारगेटेड लगा दो। ठीक है, टारगेटेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अंडर एनएफएसए 81 करोड़ पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू बाय सब्सिडाइज फूड, यानी कि 81 करोड़ लोग हैं, उनको इतना उनके लिए अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो उनको हम कितने में प्रोवाइड करते हैं? 3 रुपये के लिए उनको चावल मिलते हैं, 2 रुपये के लिए उनको गेहूँ मिलते हैं, और उसके अलावा जो बाकी के जो ग्रेन्स होते हैं वो 1 रुपये केजी के हिसाब तक उनको मिलते हैं। लेकिन बहुत ही डेजिग्नेटेड फ्री प्राइस शेयर होती हैं जो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती हैं। याद रखना पड़ेगा दोस्ती आपको। ठीक है, एक बार इस पॉइंट के बाद में मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर हम ये बीच वाले भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बीच में उसके बाद डायरेक्ट ये पढ़ोगे ना थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। टीपीडीएस को 1997 में लॉन्च किया था। इसका फोकस था गरीब लोग, पुअर लोग। टीपीडीएस के जो बेनिफिशरीज होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। इनके राशन कार्ड डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ध्यान रहे। इनके घरों के आगे भी ना एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड के बाहर लिखा होता है, गवर्नमेंट का रूल है, तो आपको पता चलना चाहिए। अगर आप किसी लोकल ऐसे एरिया में गए, आपको पता चले कि एपीएल है, बीपीएल है, उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, तो इनको सरकार ज़्यादा प्रोविजंस देती है। इनकी फैमिली के अंदर कोई कमाई वमाई वाला इतना जरिया नहीं होता है, तो इनको सरकार से काफ़ी कुछ फ़ायदे मिल रहे होते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ना, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, एक दोनों को, स्टेट और सेंटर को, दोनों को मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एलोकेट करती है फूड ग्रेन, किस स्टेट को कितना 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 ग्रेन जाना है। ठीक है, और ट्रेन वगैरह के थ्रू जो फ्रेट होता है ना, फ्रेट का मतलब होता है जो भी गुड्स कैरी करने के होते हैं। अब आप लोग लॉकडाउन में देखा होगा ना, सारी ट्रेन बंद हो गई थी, लेकिन सिर्फ एफसीआई के गोडाउंस जो थे ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउंस, वहाँ से सबके घरों तक जो खाना पहुँच रहा था गरीबों को, सब इन ट्रेन में मालगाड़ियाँ खूब चल रही थी बैक टू बैक। तो डेजिग्नेटेड डिपो होते हैं। ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके सारा जो फूड ग्रेन्स होता है उसको प्रोवाइड करने का काम, मेजर काम होता है, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है हैंडल सारी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आइडेंटिफाई करना कौन सी फैमिलीज एलिजिबल हैं एनएफएसए से फूड लेने के लिए, प्लस राशन कार्ड के इशू, किस तरह का किसको मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ कहाँ अपडेट करना है, कहाँ कहाँ खाना जाना है। ठीक है, ये जो शॉप्स वगैरह होती हैं, फेयर प्राइस शॉप, इन सब का एलोकेशन, इन सब का फंक्शनिंग, ये काम होता है स्टेट लेवल का। तो दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। अब बात आ जाती है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न, अन्न मतलब ग्रेन को बोलते हैं। इसे लॉन्च किया था 2000 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो टीपीडीएस को ज़्यादा फोकस और टारगेटेड बनाने के लिए, देखो, अंत्योदय अन्न योजना का फोकस से बहुत सिंपल होता है। पुअर के अंदर भी और ज़्यादा जो पुअर होते हैं ना, उनको टारगेट किया जाता है। स्पेशली बीपीएल के अंडर ही आएंगे पुअर वाले होंगे, तो उसके अंदर और भी एक्सट्रीम पुअर होते हैं, उनको दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट। आई जस्ट होप कि आपको, मैं एक बार बता दूं, ऊपर से हम लोगों ने मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा था। अबाउट पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने बेनिफिट्स पढ़ लिए, यहाँ पर हम लोगों ने चैलेंजेस पढ़ लिए, हम लोगों ने कंक्लूजन पढ़ लिया, एक मैंने आपको ट्रिक बता दी है यहाँ पर, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, नंबर ऑफ़ विलेजेस कितने हैं हमारे
देश में, ये मुझे आप बताओ। अगर आप ये भी लिख के भी आ जाते हो ना कहीं पर, जैसे इसने तो क्या कह दिया यहाँ पर भी, हाफ ऑफ द विलेजेस के अंदर 12 घंटे सप्लाई नहीं है, आप पता है क्या लिख सकते हो, आउट ऑफ द 6 लाख एंड जो भी मैंने डेटा मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, आप इसका आंसर देंगे, उसमें से दिस मैनी परसेंट 50% की बात करें तो अराउंड 50 यानी कि 3 लाख समथिंग विलेजेस के पास आज भी वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाफ बोल देने से ना वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप फिगर लिख दोगे ना कि भैया 6 लाख गांव में से 3 लाख गांव के पास अभी भी 12 घंटे सप्लाई नहीं है, अरे वाह, तो सोचने की कोशिश करो, एग्जामिनर के ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट जाता है सडनली, बिकॉज उसको फिगर दिखाई दिया बहुत बड़ा। सो यूज़ दिस टेक्निक, ओके। अब हमारे पास आता है 1.2, दैट इज़ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनके ऊपर सरकार की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ना। अच्छा, इसके रिलेटेड मैं एक एडिशनल न्यूज़ आप लोगों को बता दूं। यूएस में अभी अभी रिसेंटली फेसबुक में एक नया रूल निकाला है कि यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो अपने फेसबुक के ऊपर जो पॉलिटिकल एड्स होते हैं ना उनको बंद कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। ये अभी यूएस में आया है, ठीक है। इंडिया में बाकी आएगा नहीं आएगा नो आइडिया। वैसे यूएस के अंदर नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के। एडिशनल न्यूज़ मैंने आपको बता दी। अभी अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, उन्होंने इशू किए कुछ ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर द एम्पैनलमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन फॉर सेंटर्स पेड आउटरीच कैंपेन्स। यानी कि जो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, ये पता है क्या करता है, ये जितने भी सरकार की जो एडवर्टाइजमेंट जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर उन सब की गाइडलाइंस देना, हैंडलिंग करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रेगुलेट करना, फंक्शनिंग, ऑपरेशन सब कुछ करता है। तो उसी के साथ कुछ ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस आउट किए जो भी सरकार की जो पेड कैंपेन्स होते हैं ना उनके रिगार्डिंग। तो वो सब हम लोग जान लेंगे। सर अभी हमारा टॉपिक यहाँ घूमेगा किस चीज़ के ऊपर, सरकार, सोशल मीडिया, उसके बेनिफिट, उसके डिसएडवांटेजेस, इन दो चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे इसके अंदर हम लोग, कोशिश करो समझने की, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, यहाँ पर हम ये जानेंगे। डेटा बहुत सारा मिलेगा आपको इसके अंदर, अच्छा अच्छा, ठीक है। ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस हैं क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है आपके पास कि इस मिनिस्ट्री ने कुछ इस तरह के गाइडलाइंस निकाली थी सोशल मीडिया के लिए, वो क्या थी। जैसे एनडीएमए ने गाइडलाइंस निकाले थे किसी डिजास्टर के लिए, वो आ चुका है क्वेश्चन एक बारी, ठीक है। वैसे ये निकल सकता है कि सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने सरकार की गवर्नमेंट के ही सोशल मीडिया कैंपेन्स के लिए जो गाइडलाइंस निकाली थी उनके ऊपर डिस्कशन करो, कमेंट करो, बताओ, एक्सप्लेन करो, एलुसिडेट करो, ये आ सकता है। उससे पहले हम लोग के पास कुछ अच्छा डेटा होगा, हम लोग उसको नोट करते चलेंगे। देखो ध्यान रहे, बेनिफिट क्या होंगे सोशल मीडिया को यूज़ करने के। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म होता है, स्पेशली आपका जो अपनी राय बनाने का, अपना ओपिनियन बनाने का, प्लस में मास सपोर्ट गैदर करने का, यानी कि लोगों का भरोसा जीतने का, लोगों का साथ लेने का। भारत के डेटा नोट कर लेना दोस्तों, ये वाला लिख सकते हो किसी क्वेश्चन के अंदर ही। ध्यान रखो नोट्स के अंदर इस तरीके से डेटा लिखो कि एक टॉपिक के अंदर ज़रूरी नहीं है वो डेटा आपको उसी टॉपिक में काम आएगा, ये डेटा आपके ना जाने किस दूसरे टॉपिक में काम आ सकता है। इस बात को, अपने ब्रेन को बार बार समझने के लिए ट्रेन करो, ठीक है। लोग सोचते हैं कि यार एक टॉपिक को तो एक ही क्वेश्चन में बन सकता है, तो इसलिए न्यूज़ को इस तरीके से पढ़ो, आपस में इंटीग्रेट करें। जैसे मैंने आपको भी बताया यूएस के अंदर ये फेसबुक का नया रूल आया है, ठीक है। अब वो बात, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इस टॉपिक में। हालांकि जब ये न्यूज़ प्रिंट, ये जो मेरे पास पीडीएफ आई है इनसाइट की, ये काफ़ी लेट आई, मतलब पहले आ चुकी है ये, और वो जो न्यूज़ है यूएस वाली वो आजकल में आई है, ठीक है। तो हम लोग डेटा पढ़ लेते हैं। फेसबुक अकेले के पास 210 मिलियन यूज़र है, कहाँ के, इंडिया के। बहुत खूबसूरत डेटा है, नोट डाउन कर लो। इंडिया में 400 मिलियन के आसपास स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, ठीक है, विच ऑफर अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, इससे पहले जो कभी हुआ ही ना हो। 400 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र इससे पहले तो कभी थे ही नहीं, इतनी आउटरीच तो पहले कभी थी ही नहीं। तो भैया इतने सारे फेसबुक यूज़र्स हैं, उसमें से 400 में से तकरीबन 50% लगा लो, ठीक है। अब इतने सारे फेसबुक यूज़र्स होंगे, इतने सारे स्मार्टफोन यूज़र्स होंगे, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग करोगे तो बेनिफिट तो मिलेगा ही ना, है ना। आपका ओपिनियन तो फॉर्म होगा ही, आपको मास सपोर्ट तो मिलेगा ही। फिर रियल टाइम एंगेजमेंट, सोशल मीडिया कुछ ऐसे रिलीज करते हैं शैकल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस फॉर एंगेजमेंट एंड कैन कनेक्ट पॉलिसी मेकर्स टू स्टेक होल्डर्स इन रियल टाइम। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा ये। लिबियन क्राइसिस के टाइम पर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, स्पेशली ट्विटर को यूज़ करके, जो भी वहाँ पर इंडियन सिटीजन फंसे हुए थे उन सबको लोकेट किया, प्लस उसके बाद उनको इवैक्यूएट किया था, ठीक है, लिबिया से। तो वो यही कहना चाह रहा है भैया, सोशल मीडिया के अंदर आप टाइम और प्लेस को यूज़ करके इस तरीके के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनमें भी हेल्प यूज़ कर सकते हो, प्लस में डेटा पहुंचाने में, लोगों तक कैंपेनिंग करने में, ठीक है ना, पब्लिसाइज करने में, ब्रॉडकास्ट करने में, ना जाने कितना कुछ हो सकता है। लेकिन रियल टाइम एंगेजमेंट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट एंड ग्रेटेस्ट
engagement that we can do with the help of social media. टारगेटेड अप्रोच का मतलब होता है किसी एज ग्रुप को टारगेट करना, उनके लिए कैंपेनिंग कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना, उनके लिए कैंपेन कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन वालों को टारगेट करना, उनके लिए कैंपेनिंग कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना, उनके लिए कैंपेनिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटेट किया जाता है टारगेटेड अप्रोच। करेक्ट, ये जो भी बोल्ड में होते हैं ना, इनको हम लोग पक्का ध्यान दें कि हम लोग कोई मिस ना कर दे। कभी मैं मिस कर भी दूँ ना, अगर आप लोग सुन रहे हो कि यार इस इंसान ने मिस कर दिया, या तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गई होगी बात, तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि उस पर्टिकुलर पेज नंबर के ऊपर, पेज नंबर आपको वहाँ दिख जाएगा, मैंने वो चीज़ मिस कर दी। मैं आपको कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस मिस चीज़ को ज़रूर बता दूंगा। कभी कभी हो सकता है पढ़ाते वक्त बीच में कुछ मिस हो जाए ऐसा, ठीक है। ओके, फिर आते हैं हम इंडिविजुअल इंटरेक्शन के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है सोशल मीडिया का। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, ट्रेडिशनल मतलब जो पौराणिक जो मीडिया के जो तौर तरीके थे हमारे, उसमें इंडिविजुअल के साथ इतना इंटरेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें एक एबिलिटी होती है कि आप किसी के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट वन ऑन वन रीच कर सकते हो। पहले की बात करते तो देखो, पहले टीवी थे, न्यूज़पेपर थे, रेडियो था, ठीक है। वो जो भोंपू हुआ करते हैं ना, बड़े बड़े, उनको गाड़ी में रख के अनाउंसमेंट करते हुए चला करते थे। बट सोशल मीडिया में क्या होगा कि आप लोगों को अनाउंस करो, दे कैन कमेंट, all right, they can send you email, ठीक है, they can form their threads, their forums, and you can directly respond to them. So this is one of the another great benefit. फिर मैनेजिंग द परसेप्शंस ऑन वन बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट इज टू अवॉइड प्रोपगेशन ऑफ अनवेरीफाइड फैक्ट्स एंड फ्रिवलस मिसलीडिंग रूमर्स विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा, अवॉइड द प्रोपगेशन ऑफ अनवेरीफाइड फैक्ट्स एंड फ्रिवलस मिसलीडिंग रूमर्स, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इन सब को अवॉइड कर पाना, प्लस जो मिसलीडिंग रूमर्स होते हैं, ठीक है, जो बातें हवा में उड़ा दी जाती है, जो बहकावा बढ़ा दिया जाता है, गलत बातें, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। स्पेशली अभी चाइना के ऊपर वॉर चल रहा है, मतलब वॉर तो नहीं चल, अब जैसे मैंने वर्ड यूज़ कर दिया ना, वॉर चल रहा है, यही चीज़ आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हो तो यही चीज़ फैल जाती है, वॉर चल रहा है। लेकिन वॉर नहीं चल रहा है, डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी मुठभेड़ हुई है, गोलियाँ चली है, पीपल हैव डाइड ऑन द बोथ द साइड्स। बट गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आती है अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, जब लोग इनका मिसयूज़ करते हैं, इनको अनवेरीफाइड फैक्ट्स को प्रमोट करते हैं, प्लस में मिसलीडिंग रूमर्स को फैला देते हैं। यही चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू हैंडल करना सरकार के लिए बहुत मिल जाता है। लेवरेजिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, लेवरेजिंग दिस प्लेटफॉर्म, सरकार इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाकर इस तरह के सारे जो मिसलीडिंग परसेप्शंस होते हैं उन सबको टैकल कर सकती है, और एक बहुत ही वेरीफाइड ओपिनियन मेकिंग, यानी कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डिलीवर कर सकती है। एक और आपको हेल्प कर देता हूँ, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ऊपर जाइएगा, और आई थिंक बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आ गया होगा, फेसबुक पर, मुझे फेसबुक का मेरे को आइडिया नहीं है। PIB तो आपको मालूम होगा, फैक्ट चेक करके एक आपको पेज या फिर प्रोफाइल मिल जाएगी, उनके ऊपर वो लोग डेली ये जो फेक न्यूज़ होती है इन सबको वेरीफाई करती है गवर्नमेंट। जैसे रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी, एक फ़ोटो हर जगह वायरल हो रही थी, उसमें जी न्यूज़ का लोगो लगा हुआ था, और उसमें लोग बोल रहे थे कि जो लॉकडाउन है अभी दोबारा से बढ़ेगा 15 दिन के लिए। बिल्कुल अभी 4 दिन पहले की बात है, आई थिंक 10 जून के आसपास की न्यूज़ आई थी, 10-12 जून के आसपास। तो PIB ने उसको वेरीफाई किया फटाक से, PIB ने उसको वेरीफाई करके बोले कि नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, किसी ने फोटो एडिट करके भेजी हुई है। तो PIB इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड गवर्नमेंट का सोर्स है जो कि फैक्ट वेरिफिकेशन करता है। आप लोग इसको बाय वर्ड ऑफ माउथ या फिर जैसे भी आपको प्रमोट करें, लेट पीपल नो कि PIB फैक्ट चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को अपनी प्रोफाइल में उसको अकाउंट को ऐड करना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं, एक बार हमने ऊपर टॉपिक किया था ना, ऊपर देखो हम लोगों ने हेडलाइन में पढ़ा था ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। ये है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है ये ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। पहली बात तो 2017 में सेटअप किया था, बाय इंटीग्रेटिंग, यानी कि मिलाकर, किसको? अर्स्टवाइल का मतलब होता है जो पहले वाले थे। पहले क्या क्या थे? पहले थे डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, यानी DAVP, 3 डिपार्टमेंट को मिलाकर के BOC बनाया गया था। पहला कौन सा था? डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, DAVP। दूसरा क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, DFP। और तीसरा क्या था? सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, SNDD। तीनों को मिला करके अर्स्टवाइल मतलब समझ के ना, अभी हम बात करते हैं कि अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश स्टेट हैज़ अ मेजर पॉपुलेशन इनटू द क्या कहते हैं सदर्न लैंग्वेज, यानी कि अर्स्टवाइल मतलब पहले का आंध्र प्रदेश देश, पहले का जो आंध्र प्रदेश था वो कौन सा था, जिसमें पहले तेलंगाना का डिवीजन नहीं हुआ था, तो अर्स्टवाइल वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि उसका जो पहले का कोई वर्जन अवेलेबल था। तो सेटअप 2017 में किया गया था, 3 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके हमने BOC को बनाया है। अब इसका मैंडेट क्या क्या है? जो भी ब्रांडिंग होगी ना गवर्नमेंट की, ठीक है, एज प्राइम फैसिलिटेटर ऑफ द पीपल्स एम्पावरमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ मैसेज। सरकार ने जो जनता को सशक्तिकरण करने के लिए, एम्पावरमेंट का वर्ड का मतलब होता है सशक्तिकरण, जनता का सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है, उनको प्रॉपर मैसेज डिलीवर करने के लिए किसी भी मीडियम से, प्रिंट से, ऑडियो विजुअल से, आउटडोर डिजिटल मीडिया से, उन सब के लिए ब्रांडिंग सरकार की कौन करने में मदद करता है? BOC।
हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने देख लिया बेनिफिट क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया बीओसी क्या होता है। अब हम आ जाते हैं भैया कौन सी आपने ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस ली थी, उनको जान लेते हैं आपने क्या किया था। ठीक है जी, नीड फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया। करंटली जो ऑर्गेनिक रीच है गवर्नमेंट की वो बहुत लिमिटेड है। जैसे कि वो लोग जो कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से, जो हैंडल करते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो सरकार के पेजेस वगैरह को इतना हैंडल करते हैं। ठीक है, इसलिए देयर इज़ अ नीड टू रीच और कनेक्ट टू पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड विद सोशल मीडिया हैंडल और कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। वो लोग जो उनसे संबंधित, कंसर्न मतलब उनसे संबंधित मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है, या फिर जो सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ही नहीं है। ठीक है ना, उसने कहा था 400 मिलियन लोगों के पास है ये इंडिया में स्मार्टफोन। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि भैया सबके पास है, उसने कहा था 210 मिलियन लोग हैं फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके अलावा बहुत बड़ा डेटा रह गया हमारा अभी भी। ठीक है, तो सब तक हमको सोशल मीडिया का कनेक्टिविटी पहुंचाने की ज़रूरत है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट हम भी करें। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिफाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसने डिफाइन किया हुआ है वेब और मोबाइल बेस्ड इंटरनेट एप्लीकेशन जो अलाउ करती है क्या, क्रिएट करना, एक्सेस करना, एक्सचेंज करना यूज़र कंटेंट को। ये होती है सोशल मीडिया की डेफिनेशन। अब क्या आप इसको लिख सकते हो, आपका सोशल मीडिया का कोई क्वेश्चन आ गया तो। मैं एक रिसेंटली ग्रुप के ऊपर आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन था, उसको डिस्कशन करने की बात की थी। उन्होंने इंट्रोडक्शन में सिंपल डेफिनेशन लिख दी, सिविल सोसाइटी का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऐसा कुछ लिख दिया था। तो हम लोगों ने फिर डिस्कशन किया और हमें पता चला कि वर्ल्ड बैंक ने प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, हमको वो डेफिनेशन यूज़ करनी चाहिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हो, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग social media platform is a web based mobile internet application that allows creation, access and exchange of user guided content। अगर आपने यूज़ कर लिया ना ये, ट्रस्ट में आपका इंट्रोडक्शन अपने आप में पूरे नंबर लेके जाएगा। कंटेंट क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो विजुअल हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है भैया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मस्ट बी कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, पिछले 6 महीने से वो देखो ये उस ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अंडर की बात कर रहा है, बार बार ध्यान रहे। ठीक है, वो गाइडलाइंस के अंडर एलिजिबिलिटी क्या होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिछले 6 महीने से ऑपरेट करता होना चाहिए। मिनिमम उसके पास 25 मिलियन यूज़र काउंट, यूनिक यूज़र काउंट, 25 मिलियन यूनिक यूज़र, ध्यान रहे, काउंट होना चाहिए हर महीने का, और इंडिया के अंदर वाले, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड बता दे, वहाँ के लिए गाइडलाइंस है ये वाली। चैलेंजेस क्या आते हैं सोशल मीडिया को यूज़ करने के, स्पेशली हम अभी यहाँ पे चैलेंजेस, हम लोग जनरल चैलेंजेस भी मेंशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस को भी मेंशन करते चलेंगे। विच प्लेटफॉर्म टू यूज़, देखो भैया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है, हर टाइप के सोशल मीडिया हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चूज़ करना कि कितने नंबर के प्लेटफॉर्म लें, कौन से वाले लें, किसके साथ एंगेज किया जाए, किसके साथ लिंक किया जाए, किसके साथ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाए। हु विल एंगेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है, और उनका जो स्टाफ है ना वो ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ टू हो चुका है बहुत सारा, तो हर एक के पास ऐसा स्टाफ नहीं है कि जो नया सोशल मीडिया है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, और सोशल मीडिया की डिमांड क्या होती है, बहुत डीप और कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन। ठीक है, प्लस इस तरह के सारे अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इवन मोर लिमिटेड, ऐसे रिसोर्सेज का अवेलेबल होना अपने आप में एक लिमिटेशन है। एंगेज कैसे किए, बहुत सारे क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोई इनफॉर्मल एंगेजमेंट करें या कोई फॉर्मल एंगेजमेंट। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर ना बोट लगा देते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक, जैसे आजकल तो अमेजोन का भी जो यूज़र वाला होता है ना, कंप्लेन करनी होती है आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उन्होंने एक बॉट लगा दिया उसके ऊपर, वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर का सिस्टम ही वही आपकी कंप्लेन नोट कर रहा होता है। आप डायरेक्ट कस्टमर केयर वाले से बात कर नहीं पाते इतना ईजिली, बहुत टफ होता है वहाँ तक पहुँच पाना। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया को यूज़ करने के। ठीक है, हम लोग पहुंच गए हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन उन्होंने थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, हाँ कंक्लूजन ही है इतना। वो कहना चाह रहा है भैया 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया था फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन। देखो ध्यान रहे, ये कहीं पर आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, ऐसी चीज़ें लिखनी होती है भैया। 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस की थी, सरकार की जो जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। तो इसका नाम आपको पता चल गया, किसने रिलीज़ किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। कब किया था, 2012 में। ठीक है ना, वो कहता है कि दे कैन बी यूज एज अ गाइड इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, उसके कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा का पूरा ढंग से डिफाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर द यूज ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट टू डिसिमेट इन्फॉर्मेशन, डिसिमेट का मतलब प्रसार करना। ठीक है, वो कह रहा है कि इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया का कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हो, लेकिन एक पब्लिक एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि बहुत ही मीनिंगफुल पब्लिक पार्टिसिपेशन निकल के आए।
ठीक है। उसी के तहत ड्यू केयर मस्ट बी टेकन, आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो पीपल कैन कम्युनिकेट इन देयर ओन लैंग्वेज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना कंक्लूजन में कैसे उसने इस पॉइंट को डाला है, ऑप्टिमिज्म को, कहाँ से उसने डिपार्टमेंट के सजेशन उठा के डाला। उसने कहा कि भैया ये भी ध्यान रखो, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की इन्फॉर्मेशन है, पहली बार सब तक पहुँच रही। दूसरी चीज़ एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हर एक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में। अब कोई इंसान हरियाणवी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई यूपी, कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, ठीक है, कोई आसामी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उसी लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चूजिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। सिंस द चॉइसेस आर मेनी, इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई 1 or 2 की प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच द डिपार्टमेंट में बिगिन इंटरेक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्स, बास्केट ऑफ प्लेटफॉर्म्स में बी एनहेंस्ड। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि स्टार्टिंग में चॉइसेस आपके पास बहुत होंगी, लेकिन आप 2 की प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करो जिन पे ज़्यादा यूज़र हों, जिन पे आपका डिपार्टमेंट इजीली इंटरेक्ट कर पाए। धीरे धीरे उसको आप इंटरेक्शन को स्टार्ट करो। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसके बाद अपने बास्केट के अंदर यानी कि अपनी झोली में और भी प्लेटफॉर्म को आप ऐड कर सकते हो। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्राइब करते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, क्या सरकार के नियम और कानून होने चाहिए एंगेजमेंट के। रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिवनेस, अब इतना सा लिखा हुआ है लेकिन लोग इसको इग्नोर करके चले जाएंगे, ध्यान से समझना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट अपफ्रंट द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सेज सो दैट एक्सपेक्टेशंस आर सेट करेक्टली। जिस तरह का भी आपको जवाबदेही हो रही है, वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है यूज़र का, और आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यूज़र को, इन सब को उपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत करेक्टली सेट किया जाना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, इजीली समझ में नहीं आएगी, 3-4 बार सुन लेना, वीडियो को रिपीट कर करके समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें ऐड करने का कुछ है नहीं नया, और मैं 4 बार रिपीट करूँ उससे अच्छा है कि आप 4 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। कंटेंट की गवर्नेंस, कंटेंट शुड बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड चैलेंजेस रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी इन इंडियन लैंग्वेज एज वेल एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंटेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब समझ पा रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर हाथ या पैर में किसी को प्रॉब्लम होगी उसकी दिक्कत नहीं है, किसी को सुनाई ना देता हो, किसी को दिखाई ना देता हो, ठीक है, और लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम हो, सरकार कह रही है आपके कंटेंट को इस तरीके से गवर्न कीजिए कि हर एक तक वो पहुंच पा रहा है। लैंग्वेज की इशू बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको, डिफरेंटली एबल्ड भी उस तक भी वो इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच पा रही है सोशल मीडिया वाली। देखो यार, एक बात बता रहा हूँ, इसमें ये लाइन लिखी है ना पहली वाली, कंटेंट शुड बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड, और ये कंटेंट का गवर्नेंस। कभी कोई ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के देखना, सरकारी ऑफिसर ही होते हैं, ग्रेड ABC के ऑफिसर्स ही होते हैं जो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उनकी अलाइनमेंट देखना, उनकी स्ट्रक्चरिंग देखना, और जो UPSC के जो टॉपर्स निकलते हैं उनके पेपर की अलाइनमेंट देखना, स्ट्रक्चरिंग देखना, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग करनी चाहिए। दे मेक सच अ परफेक्ट अलाइनमेंट्स ना, इतना प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं वो लोग, पैरा स्पेसिंग इतनी ब्यूटीफुली करते हैं, 2 पैराग्राफ में गैप दिखता है प्रॉपर उनका। एंड मतलब मैं भी इतना आंसर राइटिंग चेक कर रहा होता हूँ डेली, मुझे लगता है कि कितना लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सीखो, ध्यान से सुनो, बार बार समझो, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना होता है और बहुत कम भी छोड़ना नहीं होता। इट शुड बी वेल डिफाइंड। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, यहाँ पैरा स्पेसिंग है, यहाँ मेरा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट है, यहाँ मेरा पर्टिकुलर एक सब कैटेगरी है, उसके नीचे एक और कैटेगरी है। इट शुड बी वेल डिफाइंड, क्योंकि वही ऑफिसर चेक कर रहे होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं। डेली वो लोग रिपोर्ट्स को चेक कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक अच्छा स्ट्रक्चर बना होता है। समझे, ध्यान में रही बात। लीगल प्रोविजंस की बात कर रहा है ये, वो कह रहा है कि दे मस्ट बी व्यूड, दीज मस्ट बी व्यूड इन अकॉर्डिंग्स टू द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत इस बात को ध्यान में रखने की बात है हमें, कि उसके तहत ही हम लोग जो लीगल प्रोविजंस है ना, जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने वाले हो, सबका ध्यान रहे कि क्या वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या विधीन है ना, कुछ अंदर बाहर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000 का, और IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 का, इन सब कानून को भी ध्यान में रखना है जब भी हमको कैंपेनिंग करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। Institutionalization, rules must be established so that all the policy announcements are undertaken simultaneously on traditional as well as social media. आपको ऐसे कानून बनाने चाहिए भैया कि जो भी आप पॉलिसी यानी कि जो भी आप स्कीम वगैरह आउट कर रहे हो, उनके अनाउंसमेंट जो ट्रेडिशनल के ऊपर यानी कि रेडियो में सुन, आज भी राजस्थान के अंदर रेडियो सुना जा रहा है। पता है, कोविड-19 के अंदर स्कूल्स वगैरह के जो बच्चे थे ना, उनको रेडियो के ऊपर भी क्लासेस दी गई थी। आप ये लिख सकते हो, ध्यान में होना चाहिए आपको ये बातें सारी की सारी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्रेडिशनल जो सोशल मीडिया, जो मीडिया प्लेटफॉर्म से प्लस आज का जो सोशल मीडिया है, हर एक के ऊपर अनाउंसमेंट होनी प्रॉपर ज़रूरी है। प्लस वो कह रहा है कि ज़्यादा डिटेल्स के लिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट का रेफर करें, जो रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट आया था आर्टिकल अप्रैल 2020 में। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप जाके चेक कर लेना। अप्रैल 2000 की आपको वीडियो मिल जाएगी, विजन की, पॉलिटी की मिल जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशन की भी मिल जाएगी। आई थिंक उसके आगे के टॉपिक के मैंने नहीं डाली थी, तो वहाँ पर मैंने ये टॉपिक पूरा और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन आई थिंक इस वाले में मेरे ज़्यादा कंटेंट अच्छा है, तो फिर भी आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉलिटी ख़त्म हो गया है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है डीपली जाने की, जितना एक वर्ड मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, उसके बाद इंडिया ताइवान क्या है, फिर आगे का अगला क्या है हमारा इंडिया और नेपाल। ओहो सारे के सारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान भी है, देखो सही है, नॉन अलाइन मूवमेंट भी है। ठीक है, ये सब हम लोग देखते चलेंगे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का भी एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।